Welcome again everyone in the next lecture of the series Indian Economy on the Eve of Independence. लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर मुझे इंडिया की इकोनॉमी की कंडीशन देखनी है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस तो मुझे उसकी अलग अलग सेक्टर्स के अंदर परफॉर्मेंस मेजर करनी पड़ेगी। जैसा इन इंडिविजुअल सेक्टर्स के अंदर इंडिया इकोनॉमी परफॉर्म करेगी उसके बेसिस के ऊपर मैं डिफाइन करूंगा कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो लास्ट लेक्चर में हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में बात करी थी। आज के लेक्चर में हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो जरा बात करते हैं इसके बारे में। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को समझने के लिए हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को दो तरह की इंडस्ट्रीज के अंदर बाइफरकेट करेंगे। एक हमारे पास आएगा इंडस्ट्रीज में ट्रेडिशनल इंडस्ट्री और एक हमारे पास आएगी मॉडर्न इंडस्ट्री। इस ट्रेडिशनल और मॉडर्न इंडस्ट्री का एनालिसिस करके हम डिफाइन करेंगे वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि जब भारत को आज़ादी मिली या फिर जब भारत को आज़ादी मिलने वाली थी उस टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या कंडीशन थी। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल सेक्टर की। ट्रेडिशनल सेक्टर के अंदर मेरे पास आती है जी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अभी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या है? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री नाम से क्लियर है, ऐसी इंडस्ट्री वेयर एवरी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज डन बाय यूजिंग हैंड्स, जहां पे सारा काम हाथों से हो, ऐसी इंडस्ट्री को मैं क्या बोलता हूं? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बोलता हूं। तो एग्जाम्पल के तौर पे जब भारत देश को आज़ादी मिली, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर जो मेन एक्टिविटीज़ थी वो मेरे पास थी सोप मैन्युफैक्चरिंग, डॉल मैन्युफैक्चरिंग और फुलकारी का काम भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर होता था। फुलकारी मतलब कि नीडल और थ्रेड को यूज़ करके कपड़ों के ऊपर जो डिज़ाइन बनाते हैं फुलकारी बोलते हैं उसको। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर ये सारी मेन एक्टिविटीज़ थी मेरे पास। मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ थी? एक तो पावर जनरेशन इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और रेलवेज भी इसमें आता था, पोस्ट एंड टेलीग्राफ इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। इन सभी इंडस्ट्रीज की परफॉर्मेंस देखेंगे और हम देखेंगे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहे थे उस टाइम पे जिस टाइम पे देश को आजादी मिली थी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में। तो हेडिंग देखेंगे यहां पे क्या लिखी है, यहां लिखा है डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। कहता है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का क्या हुआ? डिक्लाइन हुआ। और ये डिक्लाइन किसकी वजह से हुआ? अंग्रेजों की वजह से हुआ। अंग्रेजों ने जानबूझकर ऐसी पॉलिसी फ्रेम करी कि इंडिया की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है वो सिस्टमेटिकली क्या हो जाए? खत्म हो जाए। उसकी पॉलिसीज ऐसी थी कि धीरे धीरे इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसके अंदर मेरे पास हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री आती थी इंडिया के अंदर मेनली, उसको खत्म कर दिया ब्रिटिशर ने, उसका डिक्लाइन आ गया, उसकी डिस्ट्रक्शन कर दी। तो देखते हैं क्या पॉलिसीज ब्रिटिशर ने फॉलो करी जिसकी वजह से इट रिजल्टेड इन डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। तो सबसे पहली पॉलिसी है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है भेदभाव। तो अंग्रेजों ने टैक्स लगाने के अंदर बड़ा भेदभाव किया। ये भेदभाव की वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का क्या हुआ? डिक्लाइन हुआ। भेदभाव कैसे किया? जो चीज अंग्रेजों को फायदा देती थी उस पे से टैक्स हटा दिया ताकि वो चीज सस्ती हो जाए, अंग्रेजों को सस्ती मिले और अंग्रेज इसमें क्या रहे? फायदे में रहे। लेकिन जो चीज इंडियंस के काम की थी उस पर टैक्स लगा दिया ताकि वो चीज महंगी हो जाए और इंडियंस उससे वो काम ना कर सके, वो प्रॉफिट ना कमा सके जो उनको कमाना चाहिए था। तो जिस चीज के अंदर अंग्रेजों को फायदा होना था उस पर से टैक्स हटा दिया, जिस चीज के अंदर इंडियंस को फायदा होना था उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। तो जरा बारी बारी आइटम्स देखते हैं किसके ऊपर टैक्स लगाया गया और किसके ऊपर से टैक्स हटाया गया। तो सबसे पहली आइटम मेरे पास यहां पे है एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। इंडिया रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था ब्रिटेन में, और कहीं एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था, सिर्फ ब्रिटेन को रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर सकता था। तो इंडिया रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था कहां पे? ब्रिटेन में। तो मुझे बताओ ब्रिटेन को फायदा कब होगा? जब वो इंडिया से रॉ मटेरियल सस्ता खरीदे कि महंगा खरीदे? ऑब्वियसली जब वो इंडिया से रॉ मटेरियल सस्ता खरीदेगी तभी ब्रिटेन को फायदा होगा। तो इंडिया से रॉ मटेरियल सस्ता कब पड़ेगा? अगर टैक्स लगाया जाए कि टैक्स हटाया जाए। अगर टैक्स हटा दें
तो रॉ मटेरियल सस्ता हो जाएगा, अंग्रेज उसको किस में खरीदेंगे, सस्ते में खरीदेंगे। तो इसलिए इसको ड्यूटी फ्री कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया, कोई टैक्स नहीं व्हेन इंडिया इज एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल टू द ब्रिटेन। अब जो रॉ मटेरियल इंडिया ब्रिटेन को भेजता था ना, उसी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके आगे वो फिनिश गुड बनाती थी, और उस फिनिश गुड को लाके कहां बेचती थी, इंडियन मार्केट के अंदर बेचती थी। जब इंडियन मार्केट के अंदर वो सामान बिकता था तब अंग्रेज कमाते थे पैसे इंडिया से। तो मुझे बताओ, इंडिया के अंदर अंग्रेजों को अपना सामान बेचने में आसानी कब होगी, अगर वो सामान सस्ता मिलेगा, ठीक है ना। अंग्रेज अपनी फैक्ट्री में सामान बना के इंडिया में बेच रहे हैं, तो इंडिया में कब वो सामान आसानी से बिकेगा, अगर वो सामान इंडिया के अंदर सस्ता होगा तभी आसानी से बिकेगा। और इंडिया के अंदर वो सामान सस्ता कब होगा, जब उसके ऊपर टैक्स होगा कि नहीं होगा। तो जब उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा तो वो सामान सस्ता होगा, और जब वो सामान सस्ता होगा तो इंडियंस अंग्रेजों के सामान को प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो उनको क्या मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। तो इंपोर्ट और ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को भी ड्यूटी फ्री कर दिया, कोई टैक्स नहीं, ताकि अंग्रेजों का सामान इंडिया में सस्ता बिक सके और हम इंडियंस अंग्रेजों के सामान को ज्यादा क्या दे, प्रेफरेंस दे। तो कोई टैक्स नहीं इसके ऊपर भी। फिर है एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। कहते हैं जितने भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर बनने वाला सामान था, इसको अगर इंडियन एक्सपोर्ट करे ना, तो ब्रिटिशर बोलते ले इसमें तो तुमको फायदा है, हम ऐसे कैसे फायदा होने देंगे तुम्हें, लगाओ इन पे टैक्स। तो जब इंडियंस अपना सामान एक्सपोर्ट करते थे ताकि थोड़े पैसे कमा सके, उस केस के अंदर उनका सामान महंगा करने के लिए, ताकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ना बिके वो, उसके ऊपर उन्होंने क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। छोटे मोटे टैक्स नहीं, भारी भरकम टैक्स। तो ध्यान देना, पेपर के अंदर तुमने हैवी ड्यूटी लिखना है, काफी टैक्स लगाई उसके ऊपर, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ब्रिटेन के अंदर उनका सामान महंगा हो गया, लोगों ने सामान खरीदा नहीं, तो इंडिया को यहां पे क्या मिला, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर इकोनॉमिक सेटबैक मिला। तो ये जो भेदभाव वाली टैरिफ पॉलिसी थी ना, इसने बेड़ा गर्क कर दिया इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का, और ये बड़ी सोची समझी साजिश थी ब्रिटिश इंडस्ट्री की। आइए आगे बात करते हैं। अगला है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। देखो जो मशीन मेड गुड्स होते हैं ना, मशीन हर एक सामान को बहुत जल्दी जल्दी बनाती है, लेकिन अगर उसी सामान को मैं हाथों से बनाऊं तो उसके अंदर काफी टाइम लगता है, क्योंकि मशीन से कोई सामान जल्दी बन रहा है तो वो सामान सस्ता पड़ रहा है। मुझे उसी सामान को हाथों से बनाने में टाइम लग रहा है, तो मैं उस सामान को महंगा बेचूंगा। तो अंग्रेजों का सामान सस्ता, इंडियंस का सामान महंगा, और इंडिया उस टाइम पे था जी गरीब बहुत। जब इंडिया, क्योंकि अंग्रेजों ने चूस लिया था ना इंडिया को, सारी वेल्थ ड्रेन करके अपने देश के अंदर लगे थे, तो इंडियंस के पास पैसा नहीं था, दे वर बैडली एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिशर्स। तो क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, उनको ना चाहते हुए भी सस्ते सामान को अपनी क्या देनी पड़ती थी, प्रेफरेंस देनी पड़ती थी। तो क्योंकि मशीन मेड गुड्स सस्ते थे और अच्छी क्वालिटी के थे एज कंपेयर टू हैंडमेड गुड्स, तो इसके अंदर इंडियंस ने प्रेफर करने शुरू कर दिए मशीन मेड गुड्स, जिसकी वजह से भी ये जो हैंडीक्राफ्ट है ये खत्म हो गया डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये खत्म करा उन्होंने टैरिफ पॉलिसी से, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म करी उन्होंने मशीन मेड गुड्स से कंपटीशन देके, उसको सस्ते में बेच के। तो ये है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। अगला है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। अंग्रेजों ने रेलवेज की इंट्रोडक्शन करी इंडिया में। उसके दो कारण थे। पहला कारण कि अपने सोल्जर्स को जगह जगह पर वो क्या कर सके, डिप्लॉय कर सके, ताकि उनको अपना एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश करने के अंदर क्या हो, आसानी हो। और दूसरा कारण, जो भी उसके गुड्स थे उसको वो इंडिया के कोने कोने में पहुंचा सके, ताकि उनका बिजनेस यहां पे बढ़े। तो रेलवेज की एस्टेब्लिशमेंट अंग्रेजों ने सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए की थी, अपने शासन को और मजबूत करने के लिए, और दूसरा अपने सामान को इंडिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए, ताकि वो सामान अपना बेचकर इंडिया में इकोनॉमिकली क्या हो सके, स्ट्रांग हो सके। तो इंडिया के अंदर जो रेलवेज है वो सिर्फ अंग्रेज अपने सामान को पहुंचाने के लिए यूज करते थे, ठीक है। इंडियंस को वो अलाउ नहीं करते थे कि वो रेलवेज को यूज करें अपने सामान की बिक्री करने के लिए। तो यहां पर अपनी मार्केट को एक्सपेंड किया अंग्रेजों ने बहुत, जिसकी वजह से इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बहुत एक्सट्रीम कंपटीशन मिला, और उस एक्सट्रीम कंपटीशन के अंदर इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सरवाइव नहीं कर पाई। अगला पॉइंट, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। इंडिया की डिमांड का पैटर्न भी चेंज हो गया। पहले इंडिया में हम इंडिया के हिसाब से डिमांड करते थे। एग्जाम्पल के तौर पे पहले इंडिया में धोती कुर्ता पहना जाता था, ठीक है, कुर्ता पजामा पहना जाता था, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, पैंट पहननी शुरू कर दी, शर्ट पहननी शुरू कर दी, जीन्स पहननी शुरू कर दी। इंडिया का डिमांड का पैटर्न चेंज होता गया, क्योंकि हमारे ऊपर अंग्रेज राज कर रहे थे। तो जो हमारे ऊपर राज करता उसका इन्फ्लुएंस हम पे पड़ा,
जिसकी वजह से हमारा डिमांड पैटर्न चेंज हुआ, तो मैंने अपने आप ही हैंडीक्राफ्ट गुड्स का डिमांड करनी क्या कर दी, यहाँ पे बंद कर दी। तो इस डिमांड पैटर्न में चेंज की वजह से भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को काफी यहां पर क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो ये है न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। अब हम बात करते हैं, ये तो बात थी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री की, अब हम बात करते हैं मॉडर्न इंडस्ट्री की। तो बच्चे जो मॉडर्न इंडस्ट्री है उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है लिमिटेड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का मतलब होता है वो ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के अंडर थी। तो जो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के अंडर थी ना, उसकी उतनी ग्रोथ नहीं हो रही थी जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी, बहुत लिमिटेड ग्रोथ थी। तो आओ जरा देखते हैं। तो कहता द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सच एज रेलवेज, पावर, पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर कन्फाइंड टू द एरियाज विच वुड एनलार्ज साइज ऑफ मार्केट फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट इन इंडिया। कहता है जितनी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थी ये रिस्ट्रिक्टेड थी, ये कन्फाइंड थी सिर्फ उस एरिया के अंदर जिस एरिया के अंदर ब्रिटिशर्स को फायदा हो। और तुम्हें पता ही है जब आज़ादी मिली ब्रिटिशर्स से, उसके बाद भी इसके अंदर कोई खास ग्रोथ नहीं हुई, क्योंकि सरकारी काम बड़ा ढीला होता है भाई, ठीक है। उसने उतना ग्रो नहीं किया जितना ग्रो करना चाहिए था, उसने उस एरिया में ग्रो नहीं किया जिस एरिया के अंदर ग्रो करने से एक्चुअल में इंडियन इकोनॉमी को फायदा होता। तो जिस वजह से मॉडर्न इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या रही, काफी स्लो रही। सेकेंड पॉइंट, पुअर इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। कहता इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर था ना बड़ा खराब था, बहुत पुअर था, वो डबल साइडेड था, वो लोप साइडेड था। कैसे? देखो दो तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, एक होती है कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री, एक होती है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री और कैपिटल गुड इंडस्ट्री का एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेगी तो इकोनॉमी के अंदर बैलेंस नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कैपिटल गुड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो मशीन्स बनाती है, ठीक है। हम एग्जाम्पल लेते हैं ब्रेड का, कि ब्रेड बनाने वाली मशीन जो इंडस्ट्री बनाएगी वो कैपिटल गुड इंडस्ट्री है, लेकिन जो इंडस्ट्री ब्रेड बनाएगी उसी मशीन को यूज करके वो मेरे पास क्या है, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री है। तो मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री को कैपिटल गुड इंडस्ट्री बोलता हूं, और उसी मशीन को यूज करके गुड्स बनाने वाली इंडस्ट्री को मैं कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री बोलता हूं। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री और कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री एक दूसरे को सपोर्ट करनी जरूरी है। अगर ये कैपिटल गुड इंडस्ट्री मशीन ही नहीं बनाएगी तो कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री ग्रो कैसे करेगी? और अगर ये कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री इनसे सामान ही नहीं खरीदेगी प्रोडक्शन करने के लिए, तो ये वाली इंडस्ट्री ग्रो कैसे करेगी? तो इन दोनों की ग्रोथ एक दूसरे की एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब तक ये दोनों साथ साथ मिलके कोऑर्डिनेशन के अंदर काम नहीं करेंगे तब तक बैलेंस ग्रोथ नहीं हो पाएगी इंडस्ट्रियल सेक्टर की इंडियन इकोनॉमी के अंदर। और इंडिया की इकोनॉमी के अंदर यही हो रहा था, ये दोनों इंडस्ट्रीज की परफॉर्मेंस एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो इसलिए यहां पे बोल रहा है कि जो इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर था बहुत खराब था, बड़ा पुअर था। आगे बात करते हैं, लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री। ये हैवी इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर थी नहीं, सिर्फ एक इंडस्ट्री थी उस टाइम पे जो कि 1907 के अंदर जिसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, वो थी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ, ठीक है, शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, बाकी बेसिक इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे उनकी भी स्टैब्लिशमेंट हुई, लेकिन जितनी हुई उतनी काफ़ी नहीं थी, उनकी इतनी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी जितनी होनी चाहिए थी। तो जिसकी वजह से मॉडर्न इंडस्ट्री की भी हालत यहाँ पे क्या रही, काफ़ी टाइट रही। तो ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस है मेरे पास। इसके बेसिस के ऊपर आइए जरा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हैं, बहुत इजी है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। पढ़ लिया हमने कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, डिस्ट्रॉय करा था। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, कि मॉडर्न इंडस्ट्री ग्रोथ बड़ी लिमिटेड थी, बहुत कम थी, जितनी थी उतनी काफ़ी नहीं थी इंडिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। थर्ड पॉइंट, कैपिटल गुड इंडस्ट्री। हर एक इकोनॉमी की बैकबोन कैपिटल गुड इंडस्ट्री होती है, और अगर कैपिटल गुड इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो मतलब इंडिया की इकोनॉमिक बैकबोन स्ट्रांग नहीं थी। तो कैपिटल गुड इंडस्ट्री का अच्छा परफॉर्म करना जरूरी था, जो कि नहीं हो रहा था। फोर्थ पॉइंट, नो एविडेंस ऑफ डायनामिक चेंज। जिस हिसाब से काम चल रहा था ना इंडिया का ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ऐसा कुछ देख के उनको लग नहीं रहा था कि कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला फ्यूचर के अंदर, जिससे इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर कर जाएगी।
वही ढीलापन था सभी के नेचर के अंदर। कोई भी इस तरीके से काम नहीं कर रहा था कि जिसको देख के हम बोल सके कि हाँ बहुत बड़ा चेंज इंडियन इकोनॉमी के अंदर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आने वाला है। तो कोई एविडेंस नहीं था डायनेमिक चेंज का, वही ढीलापन था सबके अंदर, वही स्लो ग्रोथ का क्या था यहाँ पे पेस था। तो ये था मेरे पास ट्रेडिशनल इंडस्ट्री कैसी थी, मॉडर्न इंडस्ट्री कैसी थी, और इन दोनों के बेसिस के ऊपर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहे इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लो। ये जो नोट्स मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये नोट्स सारे के सारे टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर चैनल का लिंक दिया है, उसको वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।